Okay, explain whether private goods, free goods and public goods will be sold in a free market economy. I think it's a very straightforward question. आपको शुरू में इन तीनों goods को, type of goods को differentiate करना है. I think it might be a good idea कि आप शुरू में free goods को अलग explain कर दें. The reason is because private goods and public goods एक ही तरीके से explain होते हैं. So free goods के बारे में आप पहले comment कर दें कि free goods जो आपके पास होते हैं वो free of scarcity होते हैं. They don't have, there is no scarcity. They are unlimited in supply. There is free of scarcity. सही है, and that means they are unlimited. For example, यहाँ पर हम sunlight की बात कर सकते हैं. एक बात जो मैं हमेशा कहूंगा कि free goods को explain करते हुए use किया करो, that is the idea that free goods have zero opportunity cost. ये बड़ा crucial बात है, क्योंकि opportunity cost उस commodity में exist करती है जो scarce हो, जो limited होती है उसमें उसके यूज पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी कि यहाँ लगाओगे तो वहां नहीं होगी. बट इफ इट्स अ फ्री गुड दैट मींस देयर इज एब्सोल्युटली नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब यहाँ पर हम एग्जांपल लेके बता सकते हैं कि ये फ्री गुड है और मार्केट इकोनॉमी के अंदर फ्री गुड कोई सेल नहीं करेगा. इनफैक्ट प्लान इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी के अंदर फ्री गुड्स को तो सेल करनी, फ्री गुड्स की कोई मार्केट ही नहीं है. जब एक चीज अनलिमिटेड सप्लाई में है तो जाहिर सी बात है नो वंस गोना पे फॉर इट. So that's why free goods जो है they are not sold. They will be available in a market economy, but they are not sold. So they are available in market economy, but not sold. So हम सबसे पहले इस बात को एक्सप्लेन कर देंगे. मैं बताता हूँ. सही है, हम इस बात को एक्सप्लेन कर देंगे कि अवेलेबल है, सनलाइट है, उसको मार्केट इकोनॉमी में होगी तो सही, लेकिन मार्केट इकोनॉमी में इसकी ट्रेडिंग नहीं हो रही होगी, इसकी बाइंग एंड सेलिंग नहीं हो रही होगी. अच्छा, फिर उसके बाद है प्राइवेट गुड और पब्लिक गुड में डिफरेंशिएट करना. सो बेटा प्राइवेट गुड और पब्लिक गुड में हम डिफरेंशिएट करते हैं बाय द आइडिया ऑफ एक्सक्लूडेबिलिटी एंड राइवलरी. सो आप क्या कर सकते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं बाय डिफाइनिंग व्हाट इज प्राइवेट गुड, उसको एक्सक्लूडेबल दिखाएं, उसको राइवलरस दिखाएं, और ये दिखा दें कि प्राइवेट गुड कैन बी सोल्ड क्योंकि ये एक्सक्लूडेबल भी है, राइवल भी है. आई थिंक माइट बी गुड आइडिया टू यहाँ पे आप एक डिमांड सप्लाई डायग्राम बना के दिखाएं कि देखो ये प्राइस है, ये जिस इस इक्विलिब्रियम प्राइस पे जिसको मिलेगी उसको मिल जाएगी. सही है. और फिर आएंगे हम पब्लिक गुड्स के अंदर, जिसके अंदर नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी और नॉन राइवलरी दिखाएंगे और उसमें शो कर देंगे कि मार्केट इकोनॉमी में ये सेल नहीं हो सकती बिकॉज आप इसको चार्ज नहीं कर सकते. सो आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है? यस और नो? जी जी, जाहिर है एक्सक्लूडेबल और राइवल भी समझाएंगे. जब आप कहेंगे एक्सक्लूडेबल है और राइवलरस है तो एक्सक्लूडेबिलिटी और राइवलरी तो बतानी पड़ेगी. पब्लिक गुड्स एंड मेरिट, पब्लिक मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स कॉज ऑफ मार्केट फेलियर में इंक्लूड हुआ है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. देखो जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से एक्सटर्नैलिटीज मार्केट फेलियर क्रिएट करते हैं. दैट मींस मेरिट और डीमेरिट गुड का जो मार्केट फेलियर है वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से. सही है. वाइल पब्लिक गुड का मार्केट फेलियर फ्री राइडर प्रॉब्लम की वजह से है, और मोनोपोली का मार्केट फेलियर लैक ऑफ कंपटीशन की वजह से. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मार्केट फेलियर के कॉजेस बता रहे हैं तो हाँ, एग्जांपल तो लाजमी दो. नहीं, अगर आप मार्केट फेलियर के कॉजेस बता रहे हैं तो आप कॉज बताएं लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, और आप वहां एग्जांपल दें लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नैलिटीज. सही है. तो वो मार्केट फेलियर डीमेरिट और मेरिट गुड का लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नैलिटी से होगा, और पब्लिक गुड का मार्केट फेलियर जो है वो नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी और नॉन राइवलरी से होगा, और मेरिट और उसका मोनोपोली का मार्केट फेलियर लैक ऑफ कंपटीशन से होगा. अच्छा, एक्सक्लूडेबल और राइवलरस, इस क्वेश्चन में आप जब प्राइवेट गुड को बताएंगे तो आप कहेंगे एक्सक्लूडेबिलिटी और राइवलरी समझानी पड़ेगी, और उससे हम बताएंगे दैट इट कैन बी सोल्ड. एग्जांपल्स देखो, एक जो रूल है ना, मैं ऐसा कोई रूल नहीं है बट मेरी सजेशन है कि रूल बना लो दैट नेवर एक्सप्लेन अ टाइप ऑफ गुड विदाउट गिविंग एन एग्जांपल. जैसे अगर आप इंफीरियर नॉर्मल गुड बता रहे हो, जैसे आप नेसेसिटी बता रहे हो, जैसे आप इलास्टिक इनइलास्टिक गुड बना रहे हो, जैसे आप सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट बता रहे हो, ये सब टाइप ऑफ गुड्स हैं. पब्लिक गुड्स बता रहे हो, मेरिट गुड्स बता रहे हो, डीमेरिट. कहीं पर भी अगर आप टाइप ऑफ गुड्स पे कमेंट कर रहे हैं तो आप अपने लिए जो ना एक प्रोसेस बना लें कि टाइप ऑफ गुड बगैर एग्जाम्पल के नहीं बता दें, चाहे वो मांगे ना मांगे, आप एग्जाम्पल दे दें. अच्छा जी. अच्छा जी, एक्सक्लूडेबिलिटी और राइवलरी, चलो मैं दोबारा बता देता हूं. देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमने पहले हाँ, इस क्वेश्चन के आंसर में हमने सबसे पहले क्या किया, 2A के अंदर हमने पहले फ्री गुड को एक्सप्लेन किया कि फ्री गुड जो आपके पास होती है इसमें देयर इज नो स्कैसिटी, and because there is no scarcity, that is why there is no choice, and of course there is no opportunity cost.
ये वो कमोडिटीज होती हैं विच कैन नॉट बी सोल्ड, और उसकी वजह ये है बिकॉज ये ऑलरेडी अनलिमिटेड होती है, ये अनलिमिटेड सप्लाई में ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, तो कोई पॉइंट नहीं है इसके ऊपर जो है ना फिर इसको सेल करने का। तो मार्केट इकोनॉमी के अंदर ये सेल नहीं होगी। जो प्राइवेट गुड आपके पास होती है, प्राइवेट गुड्स आर एक्सक्लूडेबल एंड राइवलरस। एक्सक्लूडेबल होने का मतलब ये है दैट रिस्ट्रिक्शन कैन बी अप्लाइड। और ये रिस्ट्रिक्शन कौन सी होगी? रिस्ट्रिक्शन हो सकती है प्राइस की, फॉर एग्जांपल प्राइस की रिस्ट्रिक्शन, कि जो पैसे देगा उसको मिलेगी, जो पैसे नहीं देगा उसको नहीं मिलेगी। और राइवलरस होने का मतलब यह है दैट कंजम्पशन ऑफ वन कैन डिमिनिश और एटलीस्ट अफेक्ट कंजम्पशन ऑफ अदर। What this means is कि हर बंदा जो कंज्यूम कर रहा है उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट आ रहा है ना, उसका कुछ पार्ट कंज्यूम कर रहा है तो बाकी लोगों के लिए अवेलेबिलिटी कम हो रही है, और जो हिस्सा उसने अब लिया है जो बाकी लोगों के लिए कम हुआ है उसके लिए उसको पे करना चाहिए। सही है, ये राइवलरी का कॉन्सेप्ट है और ये एक्सक्लूडेबिलिटी का। प्राइवेट गुड एक्सक्लूडेबल और राइवलरस होती हैं, और इस वजह से आप रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर सकते हैं, आप प्राइस चार्ज कर सकते हैं, और हर इंडिविजुअल की अपनी कंजम्पशन को क्योंकि असेस किया जा सकता है, इसलिए उससे उस कंजम्पशन के लिए प्राइस चार्ज की जा सकती है। जबकि आप बताता हूं बेटा तला इसको, जबकि जो पब्लिक गुड्स आपके पास होती हैं ये ऐसी गुड्स होती हैं जो कि नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं और नॉन राइवलरस होती हैं। नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवलरस, इसका मतलब पहली बात तो ये कि आप किसी को कंज्यूम करने से रोक नहीं सकते। दूसरी बात, कोई भी बंदा अगर कंज्यूम कर रहा है तो उसकी कंजम्पशन कोई बाकी लोगों की कंजम्पशन कम नहीं करे। इट्स नॉट लाइक इट्स समथिंग इन लिमिटेड सप्लाई, एक बंदे ने ले ली तो बाकी कंजम्पशन कम हो गई। सही है, प्योर नॉन राइवलरी का ये मतलब होता है। दैट इज व्हाई इसमें फ्री राइडर प्रॉब्लम आता है, एंड बिकॉज ऑफ फ्री राइडर प्रॉब्लम these cannot be charged and therefore public goods will not be provided in a market economy. सप्लाई ऑफ वाटर कैन बी फ्री गुड और पब्लिक गुड। सप्लाई ऑफ वाटर, अगर किसी जगह के अंदर जो है कोई नेचुरल स्ट्रीम एग्जिस्ट करती है, नेचुरल रिवर एग्जिस्ट करता है जो अपने आप को रिप्लेनिश करता रहता है और उसी को लोग इस्तेमाल करें, तो जाहिर है वो फ्री गुड है। सही है, क्योंकि वो नेचुरली अपने आप को रिप्लेनिश कर रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है जहां पानी खरीदा जा रहा है, या ऐसा कोई ऐसा फॉर्म है जहां हम पानी खरीद रहे हैं, इसका मतलब वहां पर वो प्राइवेट गुड की तरह काम करेगी। बेसिकली बैकग्राउंड में वही बात है, पानी की नेचर तो प्राइवेट गुड की है। अब अगर ये अबंडेंट होगा तो फ्री गुड होगा, और अगर स्कैर्स होगा तो इकोनॉमिक गुड होगा, उसे चार्ज भी किया जा सकता है। सही है जी, 2A सबको समझ में आ गया? अच्छा जी, 2B देखिए, एक सेकेंड। 2B, discuss whether the direct provision of goods and services by the government prevents the price mechanism from working effectively. Now, this question is about government provision of goods and services. सही है कि गवर्नमेंट कोई गुड एंड सर्विसेज को डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहा है। क्या हुआ ये? डायरेक्ट प्रोविजन क्या होती है? जहां गवर्नमेंट खुद प्रोडक्शन करता है और गवर्नमेंट खुद प्रोडक्शन करके सेल करता है। गवर्नमेंट डायरेक्ट प्रोविजन कब करेगा और क्यों करेगा, इसकी कोई लॉजिक जो हमारे पास है वो क्या एग्जिस्ट करती है? व्हाई वुड गवर्नमेंट डू दिस, कि कोई चीज बनाए और बना के सेल करना शुरू करे। देखिए, किसी चीज को बनाकर सेल करने की गवर्नमेंट का इंसेंटिव क्या हो सकता है? कोई पब्लिक गुड हो उसको गवर्नमेंट बना के सेल करता है, कोई मेरिट गुड हो उसे गवर्नमेंट बना के सेल करता है, कोई नेचुरल मोनोपोली हो इसको गवर्नमेंट बना के सेल करता है। सो पहले तो हम इस बात को आइडेंटिफाई करते हैं कि गवर्नमेंट कब गुड्स की डायरेक्ट प्रोविजन करता है। दैट मींस डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ गुड्स गवर्नमेंट कब करती है। सही है, सो डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ गुड गवर्नमेंट कब करती है? क्वेश्चन नंबर 2B के अंदर गवर्नमेंट की डायरेक्ट प्रोविजन क्या है? इसमें गवर्नमेंट एक्ट्स एज प्रोड्यूसर, और गवर्नमेंट प्रोड्यूसर क्यों बनता है उसकी वजह हमें क्या पता है? कोई पब्लिक गुड है और उसके अंदर जाहिर फ्री राइडर प्रॉब्लम है, कोई मेरिट गुड है, अंडर प्रोड्यूस अंडर कंज्यूम्ड है बाय प्राइवेट सेक्टर, ओवरचार्ज्ड है। इसी तरह से कोई नेचुरल मोनोपोली है जिसके अंदर एक्सप्लॉयटेशन का बहुत ज्यादा डर है। कोई फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सर्विस है, जैसे कि FIA है या फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, इंपॉर्टेंट नादरा है फॉर एग्जांपल। सही है, पब्लिक गुड्स को गवर्नमेंट अगर बनाता है ना, देखो पब्लिक गुड्स को गवर्नमेंट अगर बना रहा है तो
जाहिर है उसको डायरेक्टली प्रोवाइड करेगा ना। प्राइवेट सेक्टर को तो हमने पहले ही कह दिया कि पब्लिक गुड्स ये बना ही नहीं सकता। तो इसका मतलब गवर्नमेंट अगर प्राइवेट गुड्स बनाएगा तो गवर्नमेंट अगर पब्लिक गुड बनाएगा तो उसको डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहा होगा ना। ये जो डायरेक्ट प्रोविजन गवर्नमेंट करता है उसकी ये सारे रीजंस हैं जो कि हमने आइडेंटिफाई कर लिए। और भी रीजंस हैं कि गवर्नमेंट जो है वो कभी नेसेसिटीज को चीप रखने के लिए ये काम करता है कि गवर्नमेंट चाहता है कि नीड्स चीप रहे, गरीब आदमी के पहुंच में रहे, इसलिए गवर्नमेंट कभी कभी क्या करता है नीड्स को, जैसा यूटिलिटी स्टोर है, गवर्नमेंट रिटेलर बन के बैठा हुआ है और उसका मकसद क्या है कि बेसिक नीड्स सब लोगों को जो है वो लो प्राइस के अंदर प्रोवाइड कर दिए जाए। सो ये रीजन है गवर्नमेंट के होने के डायरेक्ट प्रोविजन के। इस क्वेश्चन के अंदर जाहिर है आपको आपसे रीजन तो डायरेक्टली नहीं पूछे हुए, लेकिन ऑफ कोर्स आप आंसर लिखना शुरू करेंगे तो शुरू में एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, क्योंकि बाद में जब इवैल्यूएट करेंगे कि ये चीज में प्राइस मैकेनिज्म काम करेगा, इसमें नहीं करेगा, तो शुरू में आप एक इंट्रोडक्शन दे दें कि गवर्नमेंट इन रीजन की वजह से डायरेक्ट प्रोविजन करता है। सही है। नाउ डायरेक्ट प्रोविजन अगर से सवाल क्या है, क्या इससे प्राइस मैकेनिज्म प्रिवेंट होता है या नहीं होता? सही है। डिस्कस वेदर डायरेक्ट प्रोविजन of goods and services, discuss whether direct provision of goods and services by the government prevents the price mechanism from working effectively. सही है। सो पहले हम बताएंगे कि गवर्नमेंट वाकई प्रिवेंट कर रहा है। सही है। और प्रिवेंट किस तरह से कर रहा है? गवर्नमेंट डायरेक्ट प्रोविजन क्या कर रहा है? गुड्स बना रहा है, खुद से टैक्स से फाइनेंस कर रहा है, एजुकेशन हेल्थ केयर को फ्री में प्रोवाइड कर रहा है, तो प्राइस मैकेनिज्म काम ही नहीं कर रहा। उसकी एक इक्विलिब्रियम प्राइस है जो गवर्नमेंट चार्ज ही नहीं करी। सो हमने पहले एक तरह का फॉर आर्ग्यूमेंट क्या बना दिया, दैट प्राइस मैकेनिज्म इज प्रिवेंटेड। मैकेनिज्म इज प्रिवेंटेड। और प्राइस मैकेनिज्म किस तरीके से प्रिवेंट हो रहा है उसकी जवाब हमने रीजन क्या दिया कि गवर्नमेंट हेल्थ केयर, एजुकेशन, सही है, इसके अलावा और कौन सी गुड्स है? पब्लिक गुड्स हैं जैसे, सही है, इस तरह की गुड्स को गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट इसको फ्री ऑफ चार्ज दे सकता है, फ्री प्रोविजन दिया हुआ है डायरेक्टली, और इसको गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है, फाइनेंस बाय टैक्स रेवेन्यू, बाय टैक्स रेवेन्यू। सही है। सो हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट प्रोविजन को पहले बताया गवर्नमेंट एक्ट्स एज अ प्रोड्यूसर, और डायरेक्ट प्रोविजन के अंदर हमने बता दिया अच्छा डायरेक्ट प्रोविजन लाजमी नहीं है कि गवर्नमेंट इसी तरीके से कर दे। सही है कि मुफ्त में ही बांटे, जरूरी थोड़ी है गवर्नमेंट मुफ्त में बांट रहा हो, गवर्नमेंट सेल भी तो कर सकता है। सही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है ना वो जब डायरेक्ट प्रोविजन करेगा तो प्राइस मैकेनिज्म प्रिवेंट होगा इस फॉर्म में। सही है। फिर हम बताएंगे कि अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट में कहेंगे कि गवर्नमेंट भी सेल्स कर सकता है। सही है। दैट मींस प्राइस मैकेनिज्म may not be, may still work। जैसे गवर्नमेंट जो हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल नेचुरल मोनोपोलीज है, अब गवर्नमेंट उसको रन कर रहा है इस नियत से नहीं कि ये कोई मेरिट गुड है या कोई पब्लिक गुड है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसको एक्सप्लॉइटेशन अवॉइड करनी है। जैसे वापडा रन हो रहा है, गवर्नमेंट बिजली बना रहा है या रेलवे बना रहा है, उसको सेल कर रहा है। सही है। सो वहां पे हम कह सकते हैं कि इनको प्राइवेटली प्रोवाइड किया जा सकता है, गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल को भी चार्ज कर सकता है। सो वो प्राइस मैकेनिज्म को प्रिवेंट नहीं कर रहा। कभी कभी ऐसा होता है वो उसे यूज करेगा, कहीं वो यूज नहीं करेगा। सही है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं डायरेक्ट प्रोविजन जो है नेशनल मोनोपोलीज के फॉर्म में या स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट या प्रोविजन ऑफ नीड्स के अंदर गवर्नमेंट कैन सेल, प्रोड्यूस एंड सेल, प्रोड्यूस एंड सेल। गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर सकता है और सेल कर सकता है, और इसके अंदर प्राइस रैशनिंग मैकेनिज्म कैन ऑपरेट। गवर्नमेंट प्राइस मैकेनिज्म को ऑपरेट कर रहा होगा। सही है। प्राइस चार्ज कर रहा होगा कंज्यूमर से, उससे पैसे ले रहा होगा। सो हमारा कंक्लूजन ये है कि प्राइस मैकेनिज्म जहां पर कंक्लूजन ये है कि पब्लिक गुड्स में तो चलो हम प्राइस मैकेनिज्म को वाकई जेन्युइनली प्रिवेंट कर रहे होंगे, उसको तो आप चार्ज कर ही नहीं सकते। लेकिन जहां तक रही बात मेरिट गुड की या जहां नेचुरल मोनोपोलीज की, यहां गवर्नमेंट प्राइस मैकेनिज्म को एक्सरसाइज कर सकता है। It can do it. Price mechanism can operate, although the government often does not rely on price mechanism only. So हम कह सकते हैं कि public goods के लिए no price mechanism। सही है। While private goods जो गवर्नमेंट बनाते हैं, private goods जो डायरेक्ट प्रोविजन में है, उसमें प्राइस मैकेनिज्म कैन बी यूज्ड, मे बी यूज्ड, although government may not rely only on price signals।
गवर्नमेंट सिर्फ प्राइस सिग्नल्स पे लाजमी नहीं है काम करे, बल्कि गवर्नमेंट जो है वो अदर फैक्टर सच एज वेलफेयर या नेशनल जो सिक्योरिटी है या नेशनल इंटरेस्ट है उनको हो सकता है प्रमोट करे। देखो ये जो बात आपने की है ना, क्या कहा, मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस, मिनिमम मैक्सिमम प्राइस वाकई प्राइस मैकेनिज्म को प्रिवेंट करते हैं, लेकिन यहाँ सवाल है कि डायरेक्ट प्रोविजन से ऐसा हो रहा है या नहीं। सो आप ये बात तो सही करें कि मिनिमम मैक्सिमम प्राइस से प्राइस मैकेनिज्म प्रिवेंट होता है, लेकिन ये सवाल इसका है नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े, विद द एड of diagrams explain how consumer surplus is affected by decrease in price of a luxury product with many substitute and of essential product with a few substitutes। अच्छा, अब पहली बात तो ये कि नोटेबल क्या है कि इसमें लिखा हुआ है विद एड ऑफ डायग्राम्स, दैट मींस यू हैव टू ड्रॉ two separate diagrams to explain this and you have to talk about a luxury product with many substitutes। इसका मतलब क्या होगा कि आपको इलास्टिक डिमांड के लिए ये काम, ये इलास्टिक डिमांड है, और essential product with few substitutes ये है inelastic demand। सही है। नाउ वी ऑलरेडी नो दैट कंज्यूमर सरप्लस, सारे इस क्वेश्चन के शुरू में हम कंज्यूमर सरप्लस को एक्सप्लेन करेंगे, और प्राइस डिक्रीज करने से कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज होता है, शुरू में ये बात बता दें। सही है कि प्राइस से कम होगी तो कंज्यूमर सरप्लस सारे इंक्रीज होगा, उसको हम डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले हम 2B के 3A के अंदर पहले कंज्यूमर सरप्लस को हम डिफाइन प्लस एक्सप्लेन करेंगे, एंड हो इसके अंदर आप इसको डायग्राम से बता दें। इनिशियली इसी डायग्राम के ऊपर काम करेंगे, फिर हम बताएंगे प्राइस कम करने से कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज कर देगा, और इसको इसी डायग्राम के अंदर शो किया जा सकता है। बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप शुरू में जो डायग्राम बनाया ना, प्राइस क्वांटिटी, इस तरह डिमांड कर्व बनाया, और आप कहते हैं प्राइस P1 क्वांटिटी Q1 और फिर प्राइस P2 और क्वांटिटी Q2 कर दिया आपने, और आपने इसको A, B और C लेबल कर दिया। सो व्हाट यू कैन डू है, जैसे कि भाई प्राइस अगर कम हुई है, सो जब प्राइस P1 थी, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं एट प्राइस P1 द कंज्यूमर सरप्लस इज द एरिया A एंड प्राइस P2 द कंज्यूमर सरप्लस A प्लस B प्लस C, व्हिच मींस दैट प्राइस कम करने से कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज हो गया। सही है। सो इस तरह बहरहाल ये हमने 3A को इस तरह से टैकल कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, पहले ये बताएंगे कि ये जो कमोडिटी है ये इलास्टिक है, इस बात को समझाएंगे, इलास्टिक को डिफाइन करेंगे, और इलास्टिक फ्लैटर डिमांड कर्व बना के उसमें कंज्यूमर सरप्लस पहले दिखाएंगे, भाई इसमें तो होता ही कम है, और प्राइस कम करके भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्राइस जो क्वांटिटी है उस पर ज्यादा फर्क पड़ता है, जबकि इन इलास्टिक के अंदर ज्यादा फर्क पड़ता है बिकॉज विलिंगनेस टू पे ज्यादा है। आई थिंक ये तो बहुत, ये बात वो है जो कि हम आप लोगों को आती है ऑलरेडी, कि इलास्टिक कमोडिटी के लिए कंज्यूमर सरप्लस कम होता है, प्राइस क्वांटिटी फ्लैटर डिमांड कर, आप ऑलरेडी देख रहे हैं कंज्यूमर सरप्लस कम है, और वजह क्या होती है, क्योंकि कंज्यूमर की विलिंगनेस टू पे इसके लिए ऑलरेडी कम होती है। कंज्यूमर सरप्लस वी अंडरस्टैंड इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू विलिंग टू पे एंड व्हाट यू हैव टू पे। सही है। सो जब इलास्टिक गुड है, आप उसकी विलिंगनेस टू पे पहले ही कम है, उसके लिए प्राइस बढ़ती है, आप वैसे ही छोड़ देते हैं उसे, जबकि इन इलास्टिक कमोडिटी के लिए आपकी विलिंगनेस टू पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है। सही है, इसलिए इसका कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा होता है। इन द सेम मैनर अगर आप प्राइस जरा सी कम करेंगे तो यहां पर हमें क्या नजर आ रहा है, कंजम्पशन पे तो बहुत बड़ा फर्क आया, लेकिन कंज्यूमर सरप्लस पे ये इफेक्ट आया, जबकि यहाँ पे अगर आप प्राइस कम करेंगे तो हमें नजर आ रहा है कंजम्पशन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उन्हीं यूनिट्स के ऊपर अब कंज्यूमर सरप्लस पे एक ज्यादा इंपैक्ट आया। ओके वेट, with the aid of diagrams, explain one demand factor and one supply factor that would cause the value of a currency in a floating exchange system to depreciate। सही है। So आप क्या करेंगे, पहले फ्लोटिंग सिस्टम के अंदर डेप्रिसिएशन दिखा देंगे। सही है। वन डिमांड फैक्टर एंड वन सप्लाई फैक्टर। नाउ वी अंडरस्टैंड कि इनफ्लोज जो है वो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, और जो आउटफ्लोज होते हैं वो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। सो आप कोई दो फैक्टर ले लें, आइडियली बेहतर है एक फैक्टर के दो एंड नहीं बताओ। क्या आप लिख दिया टूरिस्ट आ रहे हैं तो डिमांड फैक्टर है, टूरिस्ट जा रहे हैं तो सप्लाई फैक्टर है, ऐसे नहीं। आई थिंक इट इज बेटर कि डिमांड फैक्टर के अंदर आप लिखो एक्सपोर्ट्स, और सप्लाई फैक्टर में आप इंपोर्ट्स लिख दो, या सप्लाई फैक्टर के अंदर फॉर एग्जांपल आप फॉरेन सेविंग्स लिख दो कि हम बाहर सेविंग करें, ये लिख दो। ठीक है, ऐसे कोई दो पॉइंट्स लिख दो, आई थिंक काफी आराम से हो जाएगा। बेटा डिमांड ऑफ करेंसी की बात हो रही है। सही है, तो इस खैर इट्स वेरी स्ट्रेटफॉरवर्ड, डिस्कस हाउ लाइकली इट इज दैट मॉनेटरी पॉलिसी वुड बी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी विद फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये अभी भी मुझसे अली अजमान ने भी पूछा था, अली बैठा है,
हाँ, how likely is that monetary policy will be successful in reducing inflation in an economy with floating system? An easier way to approach this answer will be to first talk about how monetary policy can actually do this. सही है, पहले तो सिंपली ये बात कर लो कि मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होती है। वेरी यानी व्हाट आई एम सेइंग इज कि इनिशियली ऐसी बात कर लो कि फ्लोटिंग सिस्टम की कोई खास बात ही नहीं करते। सही है, हम यहाँ इसमें क्या बात करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी में हम इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे या मनी सप्लाई डिक्रीज करेंगे। इन दोनों केसेस के अंदर हम इन्फ्लेशन कंट्रोल करेंगे, स्टैंडर्ड बात होगी। सही है, फिर हम अगली बात ये करेंगे कि फ्लोटिंग सिस्टम है तो उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। सही है, यहाँ पे हम बताएंगे कि अगर फॉर एग्जांपल फ्लोटिंग सिस्टम है और मैंने अपनी मॉनेटरी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया। सही है, पहले तो हम क्या करेंगे, हम पहले सिंपली बताएंगे कि इंटरेस्ट रेट कम करके या मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर या मनी सप्लाई कम करके हम एग्रीगेट डिमांड को कम करेंगे, जिससे इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। पहले तो हम सीधी सीधी ये बात बताएंगे, फिर हम ये बताएंगे अब फ्लोटिंग सिस्टम की बात आ गई, तो हम कहेंगे इंटरेस्ट रेट अगर हमने इंक्रीज किया है और फ्लोटिंग सिस्टम है, तो फ्लोटिंग सिस्टम के अंदर फिर क्या होगा, एक्सचेंज रेट इंक्रीज कर जाएगा। और उसको हम रिलेट कैसे करेंगे, इनफ्लो ऑफ हॉट मनी से। और जब एक्सचेंज रेट हमारा कम बढ़ जाएगा तो उससे देयर विल बी रिड्यूस्ड इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से ये काम हो जाएगा। सही है, पर दूसरे एंड पे हम ये बात कह सकते हैं कि अगर हमारी एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, हमारी करेंसी अगर फॉर एग्जांपल, अच्छा इसके अंदर ये बात भी की जा सकती है कि अगर एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड गिर भी जाता है। सही है, तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, उससे हमारा एक्सचेंज रेट बढ़ा है और उससे बैलेंस ऑफ ट्रेड वर्सन हो जाएगा, बिकॉज एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी प्राइस की वजह से, एंड अगेन एज अ रिजल्ट क्या होगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। सो हमें नजर आ रहा है मॉनेटरी पॉलिसी तो ये काम कर रही है। सही है, लेकिन फिर अब काउंटर आर्ग्यूमेंट इसके अंदर क्या क्या दिए जा सकते हैं, इसके अंदर हम लोग एमएलसी जो इवैल्यूएशन हमारी आ रही है, काउंटर आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, हम इसके अंदर बात करेंगे मार्शल अर्नर कंडीशन की, हम इसमें बात करेंगे जे कर्व की, कि हम इंटरेस्ट रेट के थ्रू, जो एक्सचेंज रेट के थ्रू ये बैलेंस ऑफ ट्रेड के ऊपर और ये सब इम्पैक्ट देख रहे हैं, ये फौरन नहीं आएगा, इसमें एक टाइम लैग आएगा। वैसे भी डिपेंड करता है इलास्टिसिटीज पे कि ऐसा होगा या नहीं होगा। प्लस हमें इस बात को भी देखना होगा दैट इट डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव इंटरेस्ट रेट, कि हमारा इंटरेस्ट रेट कितना है और हमारे जो ट्रेडिंग पार्टनर है वहां इंटरेस्ट रेट कैसा है। सही है, इंटरेस्ट रेट, क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा, अगर आपके ट्रेडिंग पार्टनर का उससे भी ज्यादा हो गया तो हॉट मनी पे कोई खास फर्क नहीं आएगा। ये हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी इतना कम हो कि आपने और इंटरेस्ट रेट बढ़ाया लेकिन उसका फर्क ही नहीं पड़ा। सही है, क्योंकि वो अभी भी बाकी सबसे कम, तो हम रिलेटिव इंटरेस्ट रेट की बात भी करेंगे। जी समझ में आया? फिस्कल पॉलिसी, इट इज लाइकली दैट मॉनेटरी पॉलिसी विल बी सक्सेसफुल। सवाल अगर ये होता ना कि इज मॉनेटरी पॉलिसी द बेस्ट पॉलिसी टू डू दिस, अगर ये सवाल होता तो हम कह रहे थे फिस्कल पॉलिसी की बात करेंगे, मॉनेटरी के बाद फिस्कल और सप्लाई साइड भी इस्तेमाल हो सकती है। बट द क्वेश्चन इज नॉट वेदर मॉनेटरी पॉलिसी इज द बेस्ट पॉलिसी और नॉट, द क्वेश्चन इज वेदर मॉनेटरी पॉलिसी विल डू दिस और नॉट। सही है, एंड दैट मींस हम कहेंगे ये मॉनेटरी पॉलिसी से ये हो भी सकता है, और लेकिन ये इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी, समझ में आ गया क्वेश्चन? इज इट क्लियर अली अजमान साहब? Okay, similarly